हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खबरें आ रही हैं। आपके लिए भी जानना जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलग अलग डायमेंशंस, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में आपको पता है कि यूसीसी पर एक विधेयक पेश किया गया है और जल्द ही इसके अधिनियम बनने की संभावना है, एक्ट बनने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड देश का आजाद होने के बाद देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा। आइए, आज जो बातचीत हमें करनी है वो इस आधार पर करनी है कि इस यूसीसी का विरोध मुस्लिम समुदाय में क्यों हो रहा है, और इसलिए आपको जानना जरूरी है कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया गया है उससे मुस्लिम समुदाय पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो हमारा आज का वीडियो इसी के ऊपर है। सबसे पहले बदलाव की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल रखी गई है न्यूनतम उम्र, और लड़कों के लिए शादी की उम्र न्यूनतम 21 रखा गया है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर बात करें या इस्लाम की बात करें तो प्यूबर्टी को लड़कियों के लिए शादी के लिए एक उचित उम्र बताया गया है। प्यूबर्टी को लड़कियों की शादी की उम्र माना गया है। तो प्यूबर्टी का मतलब हो गया यौवना अवस्था, जब बच्चे बड़े होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं और धीरे धीरे वो रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए जब उनकी बॉडी तैयार हो जाती है, इस अवस्था को कहते हैं प्यूबर्टी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्यूबर्टी को लड़कियों की शादी की उम्र माना गया है, और अगर एक एवरेज करीब करीब उम्र निकालेंगे तो करीब 13 साल की उम्र में लड़कियों की शादी की जा सकती है इस्लाम के अनुसार। लेकिन अब नहीं की जा सकेगी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये बिल एक्ट बन जाता है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में अब 13 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी नहीं की जा सकेगी। ऑब्वियसली ये ऐसे भी कॉन्ट्राडिक्ट करता था पोक्सो एक्ट के साथ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार ये अपराध घोषित है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ऐसा माना गया है तो ऐसे भी ये विरोधाभास में था। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में महिला आयोग ने भी एक शिकायत दर्ज कराई है। एक मामला वहां भी पेंडिंग है और उस मामले पर भी सुनवाई होनी है। अवयस्कों की शादी कराने के खिलाफ ये मामला है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो प्यूबर्टी वाली कंडीशन है वो ऐसे भी अभी के लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। अब क्या होगा, लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 रख दी गई है, तो पहला बड़ा चेंज तो यही आ जाएगा अगर ये एक्ट बन जाता है। तो दूसरा, पॉलीगैमी को गैरकानूनी घोषित किया गया है। पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, बाइगैमी मतलब द्विविवाह। तो पॉलीगैमी को गैरकानूनी घोषित लिख कर नहीं किया गया है कि पॉलीगैमी नहीं करना है या पॉलीगैमी गैरकानूनी है या आपराधिक है, बल्कि इसमें एक शर्त है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में शर्त यह है कि जिनकी भी शादी हो रही है, पहली बात समझ लीजिए कि उत्तराखंड के यूसीसी में मेल और फीमेल इन्हीं की पहचान की गई है। शादी के लिए एक मेल का होना, एक फीमेल का होना जरूरी है। पुरुष और स्त्री में ही शादी होगी। इसका मतलब LGBTQ इसमें शामिल नहीं है, बिल्कुल इससे बाहर है। तो फिर पुरुष और स्त्री की जब शादी हो रही है तो शर्त यह रखी गई है कि इन दोनों में से किसी का भी जीवित स्पाउस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर पुरुष है तो उसकी जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए उस समय, शादी के समय, और अगर लड़की है तो उसका जीवित पति नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस शर्त के हिसाब से पॉलीगैमी गैरकानूनी घोषित हो गया है। शर्त यह है कि शादी के समय पुरुष या स्त्री में से किसी का भी जीवित स्पाउस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर शादी हो चुकी है, पति या पत्नी में से किसी की मौत हो चुकी है, तब तो शादी कर सकते हैं दूसरी, लेकिन जीवित है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली तलाक के आधार पर कर सकते हैं, तलाक लेने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुविवाह इस आधार पर गैरकानूनी घोषित हो गया है। और आपको पता है कि इस्लाम के भीतर, शरीयत कानून के भीतर, मुस्लिम पर्सनल लॉ के भीतर पुरुषों को, मुस्लिम पुरुषों को 4 शादी तक करना अलाउ है, इजाजत है। फिर निकाह हलाला जैसी प्रैक्टिस को भी अपराध घोषित किया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना घोषित किया गया है। निकाह हलाला का मतलब क्या हुआ? निकाह का मतलब हुआ मैरिज और हलाला का मतलब क्या हुआ? परमिसिबल बनाना। यानी रीमैरिज को यहां परमिसिबल बनाने के लिए निकाह हलाला प्रथा का सहारा लिया जाता है। क्या होता है निकाह हलाला? जैसा मैंने बताया, निकाह मैरिज, हलाला परमिसिबल बनाना। जैसे A और B के बीच शादी हो गई, दोनों के बीच किसी भी वजह से अनबन हुई या कुछ भी हुआ और तलाक हो गया,
तलाक जब हो गया तो अब रीमैरिज करने के लिए इसी व्यक्ति से ए और बी के बीच ही अगर शादी होनी है दोबारा, तो ये इस्लाम में पॉसिबल नहीं है। और ए और बी के बीच दोबारा शादी करने के लिए मान लीजिए ए लड़का है और बी लड़की है, एक कंडीशन है कि बी की शादी दोबारा ए से हो सकती है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन से उसको पहले शादी करनी पड़ेगी, किसी तीसरे व्यक्ति से शादी करके उसके बाद ये तलाक करने के बाद फाइनली ए से दोबारा शादी होगी। बात को समझ रहे हैं? रीमैरिज करने के लिए, फिर से उसी व्यक्ति से शादी करने के लिए जिससे तलाक हो गया है, एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है कि किसी तीसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है, फिर तलाक देकर और पहले वाले से शादी कर सकते हैं। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में निकाह हलाला जैसी प्रैक्टिस को बिना नाम लिए, बिना लिखे कि निकाह हलाला अपराध है, इस प्रैक्टिस को घोषित कर दिया गया है अपराध, और इसके लिए सजा का प्रावधान है। कैसे कर दिया गया है? इसका सेक्शन 30 कहता है कि तलाक के बाद दोबारा विवाह किसी शर्त के आधार पर नहीं होना चाहिए, जबकि निकाह हलाला का मतलब ही क्या हुआ? फिर से परमिसिबल बनाना। इस शादी को कराने के लिए ये लड़की फिर से जब शादी करेगी इस व्यक्ति से, तो दोबारा एक शर्त है कि दोबारा पहले किसी से और से शादी करनी पड़ेगी, किसी तीसरे पर्सन से शादी करनी पड़ेगी और फिर यह शादी हो सकती है, यानी शर्त रखी गई है। तो बिना कुछ कहे यह लिखा गया कि तलाक के बाद जब दोबारा विवाह किसी शर्त के आधार पर नहीं होगा, ऑब्वियसली इसमें निकाह हलाला गैर कानूनी घोषित हो गया। ठीक है। सेक्शन 32 इसके लिए सजा की बात करता है। क्या सजा रखी गई है? ऐसी शर्त रखने के लिए मजबूर करना, प्रेरित करना या उकसाना अपराध है। इसका मतलब है कि निकाह हलाला के लिए भी किसी को मजबूर किया जाए, किसी को प्रेरित किया जाए या किसी को उकसाया जाए, तो प्रेरित करने वाला, उकसाने वाला या मजबूर करने वाला व्यक्ति इसके परव्यू में आएगा, इसके दायरे में आएगा, और उसको भी 3 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो ये 3 बड़े बदलाव हो गए। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, 9 फरवरी से एक नया बैच आ रहा है यूपीएससी का। अगर आप चाहें, यूपीएससी का P2I बैच है, फरवरी का हिंदी बैच, आप चाहें एडमिशन ले सकते हैं। अमृत लाइव कोड का यूज कीजिएगा तो 24,999 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज पीटी मेंस का फ्री है, इसमें क्रैश कोर्स पीटी और मेंस के लिए फ्री है, मेंटोरशिप फ्री है, बहुत सारे फीचर्स हैं। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, उसमें एक लिंक है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई दिक्कत हो, amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। 9 फरवरी से सुबह 8 बजे का बैच। चौथा बदलाव क्या होगा? वसीयत और गैर वसीयत उत्तराधिकार के मामले में अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से वो अपनी संपत्ति का, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति चाहे तो अपनी संपत्ति का 1/3 तक हिस्सा, अप टू 1/3 हिस्सा वसीयत के जरिए अपने चुनिंदा व्यक्ति को दे सकता है। बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट है, या फिर अगर वसीयत है ही नहीं तो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो कुरान और हदीस के तहत बंटता है। तो अभी मुस्लिम अपनी संपत्ति का 1/3 तक अपने चुनिंदा व्यक्ति को वसीयत के जरिए दे सकते हैं। बाकी की संपत्ति, या फिर अगर वसीयत नहीं है तो बिना वसीयत के मामले में पूरी संपत्ति कुरान और हदीस में दिए गए तरीके से बंटती है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में वसीयत में 1/3 वाला क्लॉज हटा लिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति में अब यह मजबूरी नहीं है कि 1/3 तक का हिस्सा अपने चुनिंदा व्यक्ति को वसीयत के जरिए देना है, ठीक है, बल्कि वो चाहे तो पूरा का पूरा भी दे सकता है। तो 1/3 वाला ये क्लॉज हट गया। इसका मतलब कि वसीयत के जरिए वो जो भी चाहे वो कर सकता है। संपत्ति का उत्तराधिकार किसको मिलेगा? इसमें क्लास 1 बनाया गया है। वारिस, क्लास 1 वारिस कौन कौन होंगे? सबसे पहले वरीयता है कि संपत्ति का उत्तराधिकार क्लास 1 वारिस को मिलेगा। क्लास 1 वारिस में बच्चे, विधवा जिसकी मौत हुई है अगर उसकी पत्नी, और पेरेंट्स, ये इसमें शामिल हुए हैं क्लास 1 वारिस में। अगर क्लास 1 वारिस नहीं है, यानी अपने बच्चे, विधवा
पेरेंट्स नहीं हैं, तो फिर इसकी अनुपस्थिति में क्लास 2 वारिस को संपत्ति मिलेगी, उत्तराधिकार मिलेगा। क्लास 2 वारिस में आएंगे भाई बहन, भतीजा भतीजी, ग्रैंड पेरेंट्स। और अगर क्लास 2 वारिस भी नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में मृत व्यक्ति के सबसे करीबी व्यक्ति को यह उत्तराधिकार मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिस पर अभी खूब चर्चा चल रही है और आपको भी नजर बना के रखनी है। मुस्लिम समुदाय पर ये सारे असर पड़ेंगे और धीरे धीरे यूसीसी से रिलेटेड और भी सारी खबरें आती रहेंगी। आपको सारे देखने हैं क्योंकि यूसीसी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपसे पूछा जाए। चलिए, वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूं, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, आप चाहे मुझसे जुड़ सकते हैं। अमृत उपाध्याय 007 पर टेलीग्राम पर भी हूं मैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे। और एक व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, किसी और वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।